वेलकम टू इला जोशीज क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लेटेस्ट सीबीएसई का जो 2018-19 का सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फाइल हैंडलिंग बेस होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आपके फाइल हैंडलिंग में से एक क्वेश्चन आता है टेक्स्ट फाइल से और एक क्वेश्चन आता है बाइनरी फाइल से। जैसे कि अभी तक सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि इस बार आपके कंप्यूटर साइंस के पेपर में भी चॉइसेस अवेलेबल होंगी, तो आपके टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल दोनों ही क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस अवेलेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राइट अ फंक्शन graph टू रीड अ टेक्स्ट फाइल input.txt एंड प्रिंट ऑन दी वर्ड स्टार्टिंग विद आई इन रिवर्स ऑर्डर। यानी आपकी टेक्स्ट फाइल input.txt में जो वर्ड्स है जो कि आई से बिगिन हो रहे हैं, हमें उन वर्ड्स को डिस्प्ले करना है बट रिवर्स करके। जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें फाइल से रीड करना है, तो आप जानते ही होंगे कि जब भी हमें फाइल से रीड करना होता है तो फाइल के लिए हमें इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। सबसे पहले हमें फंक्शन बनाने को कहा गया है और फंक्शन को नाम देने को कहा गया है रेव टेक्स्ट। ठीक है, वॉइड रेव टेक्स्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें फंक्शन में रीड करके डिस्प्ले करने को कहा गया है, कुछ रिटर्न करने को नहीं कहा गया है, इसीलिए रिटर्निंग टाइप यूज हुआ वॉइड। फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस ओपन। सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है, उसके लिए फाइल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया आई और साथ में फाइल का नाम लिंक किया input.txt विद इन डबल कोट्स। ये स्टेटमेंट फाइल को ओपन करेगी और लिंक कर देगी किसके साथ, आई के साथ। अब थ्रू आउट द फंक्शन जब मैं आई कहूंगी तो उसका मतलब होगा input.txt फाइल से हमें कैसे रीड करना है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फाइल में हम 3 तरीके से रीड करते हैं, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन। हमें यहाँ पे वर्ड्स पे वर्किंग करनी है, दैट मीन्स वी नीड टू रीड वर्ड बाय वर्ड। जब आप फाइल से वर्ड को रीड करके लाओगे तो आपके फंक्शन में एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जो उस वर्ड को होल्ड कर सके। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की W। फाइल में मुझे नहीं पता है कि 50 वर्ड है, 70 वर्ड है या 10 वर्ड है, बट फाइल में जितने भी वर्ड्स हैं मुझे सारे रीड करने हैं। इसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा while not i.eof, यानी जब तक हमें आई फाइल का एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब हमें वर्ड बाय वर्ड रीड करना है। बेटा वर्ड बाय वर्ड रीड करने के लिए हमारे पास C++ में 3 ऑप्शन है, गेट फंक्शन, गेट लाइन फंक्शन एंड इनपुट ऑपरेटर। बट इनपुट ऑपरेटर इज द इजिएस्ट वे टू रीड वर्ड बाय वर्ड, तो मैं यहाँ पर इनपुट ऑपरेटर रीड करने के लिए यूज कर रही हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब है आई मतलब आपकी फाइल, आई से रीड होगा और किस में स्टोर होगा, W में। ऑटोमेटिकली एक बार में एक ही वर्ड रीड होके आएगा और W में स्टोर हो जाएगा। अब फाइल से वर्ड आ गया, बट नाउ वी नीड टू टेस्ट कि ये आई से बिगिन हो रहा है या नहीं। बिगिन होने से मतलब है आपके स्ट्रिंग का पहला लेटर। हमारे स्ट्रिंग का पहला लेटर कौन सी पोजीशन पे होता है, 0 पोजीशन पे। अब मुझे पूरी स्ट्रिंग कंपेयर नहीं करनी है, मुझे सिर्फ स्ट्रिंग का पहला लेटर चेक करना है, इसलिए इसे हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। इफ W0 इक्वल टू आई, याद रखिएगा आई आप सिंगल कोड में देंगे, डबल कोड में नहीं देंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स मेरा जो वर्ड रीड होके आया है वो आई से बिगिन होता है। अब आई से बिगिन होता है दैट मीन्स वी नीड टू रिवर्स इट। हमारी string.h हेडर फाइल में strrev फंक्शन है जो कि आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। हमने वो फंक्शन कॉल किया strrevw। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के अंदर उसे रिवर्स करके वापस स्टोर कर देगा, यानी w के अंदर उसकी रिवर्स वैल्यू आ जाएगी। अब हमें उसे सी आउट करना है, सी आउट w। याद रखिएगा ये दोनों स्टेटमेंट मुझे तभी एग्जीक्यूट करनी है अगर आपका वर्ड आई से बिगिन होता है, इसीलिए मैंने दोनों स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज किया है। उसके बाद आपका लूप क्लोज होगा, एक एक वर्ड करके रीड होता जाएगा, चेक होता जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो रिवर्स होगा और डिस्प्ले होगा। जब फाइल का एंड ऑफ फाइल मिलेगा तो आप लूप से बाहर आएंगे और फाइल को क्लोज करेंगे एंड फाइनली आपका फंक्शन क्लोज होगा। इस कॉन्सेप्ट से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वर्ड बाय वर्ड रीड कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन की चॉइस में आपको अनदर टेक्स्ट फाइल बेस्ड क्वेश्चन गिवन है।
उस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि write a function in C++ to count number of lowercase alphabets present in text file book.txt। अब आपको काउंट करने को कहा गया है कि आपके पास एक टेक्स्ट फाइल है book.txt, उसमें आपको बताना है कि कितने स्मॉल लेटर प्रेजेंट है, यानी रीड तो करना है, लेकिन किसमें से रीड करना है? book.txt में। यानी अब यहाँ पर input.txt की बजाय क्या आ जाएगा? book.txt। भाई रीड करना है तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब हमें एक एक कैरेक्टर को चेक करना है, दैट मीन्स वी नीड टू रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। यानी अब यहाँ पर हमें स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक सिंगल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है। साथ ही क्वेश्चन में कहा है कि आपको काउंट करना है, उसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा सी वेरिएबल लिया और उसे किस पे सेट कर दिया? 0 पे। मुझे पूरी फाइल रीड करनी है, यानी while not i.eof तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, लेकिन नाउ वी नीड टू रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने के लिए आपका गेट फंक्शन होता है i.getw। इट मीन्स i से एक कैरेक्टर रीड होके आएगा और किस में स्टोर हो जाएगा? w में। अब एक कैरेक्टर रीड होके तो आ गया, अब हमें ये देखना है कि जो कैरेक्टर रीड होके आया है वो आपका स्मॉल लेटर है या नहीं। एक कैरेक्टर के अंदर स्मॉल लेटर है या नहीं, उसके लिए ctype.h का हेडर फाइल का एक फंक्शन यूज होता है is lower। if is lower w, ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी अगर आपके w के अंदर स्मॉल लेटर प्रेजेंट होगा तो। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे काउंट करना है, एक एक कैरेक्टर रीड होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब आप लूप से बाहर आएंगे तो आपके सी के अंदर काउंट हो चुका होगा कि आपकी टेक्स्ट फाइल के अंदर book.txt के अंदर कितने स्मॉल लेटर हैं, उसे हम सी आउट कर देंगे। सी आउट सी स्मॉल लेटर। फाइनली फाइल को क्लोज कर देंगे। मैंने फंक्शन का नाम reftext रहने दिया है, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, सी लोअर कर सकते हैं। मतलब बेसिक बात यह है कि हमें फाइल ओपन करना है, फाइल से रीड करना है। अब ये डिपेंड करता है कि मुझे फाइल को रीड कैसे करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वर्ड बाय वर्ड या लाइन बाय लाइन। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अगर मुझे वर्ड बाय वर्ड डिक्लेयर करना है तो मेरे फंक्शन के अंदर एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है तो एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल होना चाहिए। और अगर मुझे लाइन बाय लाइन रीड करना है तो आई मस्ट हैव 80 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम टेक्स्ट फाइल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से रीड करके ये फाइंड आउट करना होता है कि आपको किस तरह से रीड करने की रिक्वायरमेंट है। अगर आप टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड और एग्जांपल्स देखना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट है फाइल हैंडलिंग, उसके अंदर आपको टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल से रिलेटेड सभी टाइप के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बाइनरी फाइल में आपको क्वेश्चन गिवन है, राइट अ फंक्शन इन C++ टू सर्च एंड डिस्प्ले डिटेल of those buses whose destination is Kochi from binary file bus.dat. Assume that the binary file is containing the object of the bus class. आपको साथ में बस क्लास बना के दी हुई है, आप साइड में देख सकते हैं। बस के अंदर 3 डेटा मेंबर हैं, बी नंबर जो कि एक नंबर है, फ्रॉम जिसके अंदर बस का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, टू जिसके अंदर डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, पब्लिक सेक्शन में एक फंक्शन है स्टार्ट फ्रॉम जो कि फ्रॉम की वैल्यू रिटर्न करा रहा है, एंड टू जो कि टू की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। एक फंक्शन है इनपुट जो सारे डेटा मेंबर की वैल्यू इनपुट करा रहा है, और एक फंक्शन है शो जो आपके सारे डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें हमारी जो बाइनरी फाइल है bus.dat उसके उन रिकॉर्ड्स को सर्च करके डिस्प्ले करना है जिसका एंडिंग पॉइंट कोची है, डेस्टिनेशन का मतलब है 2।
यानी जिनका एंडिंग पॉइंट क्या है, कोची, हमें वो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। अब बाइनरी फाइल है, रीड करना है, तो हमें इफ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले मुझे सर्च करना है, इसीलिए मैंने फंक्शन को नाम दिया वॉइड सर्च, क्योंकि जो रिकॉर्ड मिलेंगे वो मुझे डिस्प्ले करने हैं। फंक्शन के अंदर हमने इफ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लिया एफ, बिकॉज मुझे फाइल से रीड करना है। फाइल का नाम है bus.dat, iOS बाइनरी। बेटा याद रखिएगा, अगर आपको अपनी कोडिंग में बाइनरी फाइल यूज करनी है तो ओपनिंग के टाइम पर आपको iOS बाइनरी देना मैंडेटरी होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बाइनरी फाइल को ओपन करके एफ के साथ लिंकअप कर देगी। अब आपकी फाइल में बस क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर हैं और आप फाइल से उन ऑब्जेक्ट्स को रीड करना चाहते हैं, तो आपके फंक्शन के अंदर बस क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उसे होल्ड कर सके। उसके लिए मैंने बस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया बी। मुझे बाइनरी फाइल से सारे रिकॉर्ड्स को रीड करके चेक करना है। आई नीड टू रीड ऑल द रिकॉर्ड्स। जब भी हमें बाइनरी फाइल से रिकॉर्ड्स को रीड करना होता है तो उसके लिए स्टेटमेंट यूज होती है रीड, और जब हमें सारे रिकॉर्ड रीड करने हो तो हम रीड स्टेटमेंट को वाइल के साथ एज अ कंडीशन देते हैं। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट बनी वाइल एफ डॉट रीड कैर टाइप का पॉइंटर एड्रेस ऑफ बी। इसका मतलब है एफ से रिकॉर्ड रीड होके आएगा और किस में स्टोर हो जाएगा, बी में, कॉमा साइज ऑफ बी। एक बार में कितनी बाइट्स रीड होंगी ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। बी जितनी बाइट्स को होल्ड कर सकता है हम एक बार में उतनी ही बाइट्स को रीड करेंगे। ये स्टेटमेंट आपके फाइल से एक एक रिकॉर्ड रीड करके लेके आएगा। अब हमें चेक करना होगा कि बी ऑब्जेक्ट के पास जो रिकॉर्ड आया है उसका एंडिंग पॉइंट कोची है या नहीं। बेटा अब हम सीधा b.to पे कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा टू डेटा मेंबर है ये क्लास के प्राइवेट सेक्शन में है। लेकिन अब हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस तो करना है, तो हमें देखना पड़ेगा क्लास के पब्लिक सेक्शन में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 2 की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आपके क्लास के पब्लिक सेक्शन में n2 फंक्शन है जो 2 की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। हम उसे कॉल करेंगे। हमें स्ट्रिंग को कंपेयर करना है। फॉर दैट वी विल यूज strcmp। इफ strcmp किसको कंपेयर करना है, कोची को। किससे, ऑब्जेक्ट की n2 वैल्यू से। b.end2 ये मेंबर फंक्शन है तो इसके नाम के साथ पैरेंथेसिस आएंगे ही आएंगे, यानी ये जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा उसे हम कोची से कंपेयर करेंगे। और अगर रिजल्ट इक्वल टू 0 होता है दैट मीन्स बोथ द स्ट्रिंग्स आर सेम, यानी एंडिंग पॉइंट कोची है। तो सिचुएशन में मुझे रिकॉर्ड को डिस्प्ले भी करना है, बट आई कांट से cout b.b नंबर, cout b.to, cout b.end, बिकॉज ये सारे प्राइवेट मेंबर्स है और ऑब्जेक्ट प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता। अगेन हमें पब्लिक सेक्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्लास के सारे डेटा मेंबर को डिस्प्ले कर रहा है। दैट इज योर शो फंक्शन। तो हमने कहा b.show, ये ऑटोमेटिकली आपके ऑब्जेक्ट के सारे डेटा मेंबर की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। एक एक रिकॉर्ड रीड होगा, चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो डिस्प्ले होगा। और जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आप लूप से बाहर आएंगे और आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। ये तो था आपका एक बाइनरी फाइल का क्वेश्चन। अब इसकी चॉइस में भी एक और बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है, हम वो भी डिस्कस करते हैं। हालांकि आपको दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। चलो, चॉइस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है राइट अ फंक्शन इन C++ टू एड मोर न्यू ऑब्जेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ बाइनरी फाइल student.dat, assuming the binary file is containing the object of the following class. This time we need to write in the binary file. हमें नए रिकॉर्ड्स को राइट करना है और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमें फाइल में राइट करना होता है तो हम ऑफस्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑफस्ट्रिंग के साथ बाय डिफॉल्ट मोड होता है iOS out, विच इज फॉर राइटिंग पर्पस। बट iOS out के साथ एक प्रॉब्लम है कि उसमें आपके फाइल के जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें नए रिकॉर्ड्स राइट करना है एट द बॉटम ऑफ फाइल। दैट मीन्स प्रीवियस रिकॉर्ड फाइल में प्रेजेंट रहने चाहिए। जब हमारी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें नए रिकॉर्ड्स राइट करने हैं बट प्रीवियस इरेज नहीं करने, तो हमें यूज करना होता है iOS append। मुझे फाइल में रिकॉर्ड्स को राइट करने के लिए कहा गया है, इसीलिए मैंने फंक्शन को नाम दिया एड रिकॉर्ड। मुझे फाइल में राइट करना है, इसलिए मैंने ऑफस्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लिया f student.dat, iOS बाइनरी। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, जब भी हम बाइनरी फाइल यूज करते हैं फॉर एनी रीजन, वेदर टू रीड और राइट,
वी हैव टू गिव iOS बाइनरी, बट मुझे iOS अपेंड मोड भी देना है, दैट मीन्स वी नीड टू मेंशन मोर देन वन मोड। जब हमें एक से ज्यादा मोड यूज करना होता है देन वी हैव टू यूज पाइप सिंबल एज मोड सेपरेटर। अब पाइप सिंबल कौन सा होता है, लॉजिकल और यूज करते हैं ना, लॉजिकल और में जो सिंबल 2 बार आता है वो यहाँ पर 1 बार आता है, iOS बाइनरी iOS ऐप। इसका मतलब है अब आपके फाइल के प्रीवियस रिकॉर्ड डिलीट भी नहीं होंगे और हम नए रिकॉर्ड्स ऐड भी कर पाएंगे। फाइल में पहले से स्टू क्लास के ऑब्जेक्ट स्टोर हैं, तो जो नए रिकॉर्ड स्टोर होंगे वो भी किसके टाइप के होंगे, स्टू के टाइप के। उसके लिए मैंने स्टू क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। अब बेटा जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास सिचुएशन है कि जब तक फाइल में रिकॉर्ड है तब तक हम रीड करेंगे, लेकिन जब हम फाइल में राइट करते हैं तो हम एंड ऑफ फाइल की कंडीशन नहीं देते हैं। जब हम फाइल में राइट करते हैं तो हम यूजर की चॉइस के अकॉर्डिंग राइट करते हैं कि जब तक वो रिकॉर्ड राइट करना चाहे तब तक हम राइट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यूजर की चॉइस इनपुट कराने के लिए एक वेरिएबल लिया char ch। अब एक बार तो हमें एक रिकॉर्ड तो हमें ऐड करना ही करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डू वाइल यूज किया है। डू, मुझे s को फाइल में राइट कराना है, बट s के अंदर डेटा तो नहीं है, s के अंदर पहले डेटा इनपुट कराना पड़ेगा। हमारे s ऑब्जेक्ट के पास 2 डेटा मेंबर है, रोल नंबर एंड s नेम, लेकिन हम सीधा सीधा ये नहीं कह पाएंगे सेम s डॉट r नंबर, बिकॉज r नंबर इज इन द प्राइवेट सेक्शन। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर मुझे क्लास के प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यू इनपुट करानी है तो वी हैव टू मेक श्योर कि आपके क्लास के पब्लिक सेक्शन में डेफिनेटली देयर विल बी अ फंक्शन विच विल टेक इनपुट फॉर क्लास डेटा मेंबर, और वो फंक्शन कौन सा है आपका, एंटर। आपको साइड में पब्लिक सेक्शन में एंटर फंक्शन की डेफिनेशन दिखाई देगी। मैंने s डॉट एंटर फंक्शन कॉल किया सो दैट s के पास वैल्यूज आ जाए। अब s के पास जो वैल्यूज आ गई हैं वो हमें फाइल में ट्रांसफर करनी है। फाइल में राइट करने के लिए, बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए आपका राइट फंक्शन यूज होता है, f डॉट राइट कैर टाइप का पॉइंटर एड्रेस ऑफ s कॉमा साइज ऑफ s, यानी s के पास जो डेटा है वो मुझे फाइल में राइट करना है और एक बार में कितना डेटा राइट करना है, जितना s के पास है। अब s के पास जो रिकॉर्ड था वो हमने फाइल में राइट कर लिया। नाउ वी नीड टू आस्क कि यूजर कोई और रिकॉर्ड ऐड करना चाहता है या नहीं, और यूजर की चॉइस हमने इनपुट कराई ch में। अब हमें देखना है कि अगर यूजर ने चॉइस इनपुट की है y तो ये लूप रिपीट होगा, अदरवाइज नहीं। अब यूजर जितने चाहे उतने रिकॉर्ड राइट कर सकता है, जब तक यूजर चॉइस में y वैल्यू इनपुट करता रहेगा तब तक s में नया रिकॉर्ड इनपुट होगा, वो फाइल में राइट होगा, फिर से यूजर की चॉइस पूछी जाएगी, और जैसे ही यूजर y के अलावा कोई और वैल्यू या कैरेक्टर इनपुट करता है आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और आप लूप से बाहर, आप फाइल को क्लोज कर देंगे। ये था आपका बाइनरी फाइल का चॉइस का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन के बहाने आपको बाइनरी फाइल में रिकॉर्ड्स कैसे राइट करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आपकी फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसकी वेटेज होती है 1 मार्क की। क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड कंसीडरिंग दैट द बाइनरी फाइल product.dat exists on the hard disk with a list of data of 500 products। मतलब आपके पास product.dat एक बाइनरी फाइल है जिसके अंदर 500 प्रोडक्ट की डिटेल पहले से स्टोर है, आपको एक क्लास प्रोडक्ट गिवन है और आपको मेन में उसकी कोडिंग गिवन है। अब हमें इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है। बेटा आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल का गेट और पुट पॉइंटर दोनों कहां पर होता है, बिगिनिंग में यानी 0 बाइट पे। अब मेरी फाइल में पहले से कितने रिकॉर्ड है, 500, और एक रिकॉर्ड का साइज कितना है, आपकी फाइल के अंदर क्लास प्रोडक्ट के रिकॉर्ड है। अगर मैं प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट का साइज होगा 22 बाइट्स, क्योंकि क्लास प्रोडक्ट के अंदर 2 डेटा मेंबर है, एक इंटीजर टाइप का p कोड और एक 20 कैरेक्टर लॉन्ग स्ट्रिंग। 20 + 2 22, यानी फाइल के अंदर टोटल इतनी बाइट्स स्टोर है, 500 × 22। अब बेटा आपने फाइल ओपन किया तो मेरा कर्सर डेफिनेटली बिगनिंग में होगा यानी 0 पे होगा। फाइल ओपन करते ही आपने स्टेटमेंट दी है in.seek g0, iOS end, यानी iOS end से 0 बाइट, iOS end से 0 बाइट यानी इस पोजीशन पे यानी एंड ऑफ फाइल पे आपका कर्सर मूव कर जाए, आपका कर्सर एंड ऑफ फाइल पे आ जाएगा यानी 500 × 22 पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने कहा सी आउट टोटल काउंट, टोटल काउंट डबल कोड में है यानी ये एज इट इज प्रिंट होगा।
इसके बाद इसके आगे आपने कहा इन डॉट टेल जी। इन डॉट टेल जी कहूंगी तो हमको मिलेगा 500 इंटू 22 का जो रिजल्ट होगा वो डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पी दैट इज 22। 22 से 22 कैंसिल आ जाएगा तो बचेगा क्या 500, यानी स्क्रीन पर रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा 500। स्लैश एन कर जाएगा नेक्स्ट, एंडल कर जाएगा नेक्स्ट लाइन में। इसके बाद आपने फिर से कहा इन डॉट सिक्स जी 70 इंटू साइज ऑफ पी, यानी फिर से हम गेट पॉइंटर को मूव कर रहे हैं। कहां पर 70 इंटू साइज ऑफ पी क्या है 22 है, 70 इंटू 22, बट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम बिगनिंग ऑफ द फाइल। बिगनिंग ऑफ द फाइल यानी ये 70 रिकॉर्ड्स मूव करके कहां पर 71 रिकॉर्ड पे जाके रुकेगा। ठीक है, यानी करंट पोजीशन क्या होगी 70 इंटू 22। अब आपने कहा एक रिकॉर्ड रीड किया, 70 इंटू 22 होगा बेटा आपका 1540 करंट पोजीशन जो होगी गेट पॉइंटर की। आपने एक रिकॉर्ड रीड किया, एक रिकॉर्ड रीड किया यानी मेरा कर्सर एक रिकॉर्ड के साइड से आगे मूव हो जाएगा तो उसकी करंट पोजीशन क्या हो जाएगी 1562। एक और रिकॉर्ड रीड करने की स्टेटमेंट है, यानी अगेन 22 बाइट से मेरा कर्सर आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने कहा सी आउट एट प्रोडक्ट डबल एट एज इट इज प्रिंट हुआ। अब जब मैं करंट पोजीशन कहूंगी तो मुझे क्या मिलेगा 1584 इन डॉट फाइल डॉट इन डॉट टेल जी से डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पी दैट इज 22। इसे करने से हमें रिजल्ट में मिलेगा 72 प्लस 1 क्या हो जाएगा 73 प्रिंट हो जाएगा। दिस विल बी द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। बेटा जब भी हम गेट पॉइंटर को मूव करते हैं यूजिंग सीख जी, और अगर आपको पोजीशन मेंशन नहीं की है कि बिगिनिंग है, करंट है या एंड है, तो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन होती है वो क्या होती है आईओएस बिगिनिंग होती है। उम्मीद करती हूँ इस सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं elajosiclasses@gmail.com पे। Keep watching, keep learning.